हेलो फ्रेंड, श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम, स्वागत है। आज का टॉपिक है फीवर। फीवर को एक अदर नाम से भी जानते हैं अपन, पायरेक्सिया। फीवर का मतलब होता है बुखार। हिंदी में इसका मीन्स होता है बुखार। बुखार क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, यह आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये होता है अपना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फीवर कहते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ये जब ओरल टेम्परेचर चेक करते हैं ओरल मेथड से, तब ये 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आता है। जब ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो फीवर की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो परिभाषा, राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबाउ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड फीवर या पायरेक्सिया। तो अपन फीवर या पायरेक्सिया बोल सकते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर क्या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, राइज हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो उसको अपन फीवर बोल सकते हैं। और उसको अदर नाम से अपन एक और नाम से जान सकते हैं, पायरेक्सिया। उसको हिंदी में अपन बुखार कहते हैं। ठीक है, जब और एक अदर डेफिनेशन और बताता हूं मैं। जब ओरल टेम्परेचर, ये हो गया टेम्परेचर, ये ओरल टेम्परेचर था। जब ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, जब ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे फीवर कहते हैं। लेकिन जब रेक्टम टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे फीवर कहते हैं। तो रेक्टम टेम्परेचर 100 डिग्री क्यों बताया मैंने, क्योंकि रेक्टम टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर का +1 होता है। मतलब अगर बॉडी के अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है, तो अगर रेक्टम मेथड से चेक करते हैं तो 99.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है रेक्टम मेथड से। और अगर अपन एक्जिला मेथड से चेक करते हैं, एक्जिला से चेक करते हैं तो 97.6 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो अपन इस डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं, जब ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे फीवर कहते हैं। और अगर रेक्टम टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे फीवर कहते हैं। और एक और बोल सकते हैं कि एक्जिला का टेम्परेचर अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो उसे अपन फीवर कह सकते हैं, क्योंकि एक्जिला का टेम्परेचर एक कम होता है। तो 98.6 ये फीवर की कंडीशन है। इसमें एक प्लस करेंगे तो 99.6 हो जाएगा। तो ये भी हम अलग अलग डेफिनेशन से आपको बताया है कि फीवर क्या होता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फीवर फीवर क्या है? फीवर एक डिजीज नहीं है। फीवर क्या होती है? फीवर इज ए क्लिनिकल साइन। फीवर इज ए क्लिनिकल साइन। फीवर इज ए क्लिनिकल साइन, नॉट ए डिजीज। यानी फीवर एक कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं है। वो क्या है? एक साइन है। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, जब भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है? फीवर आ जाता है। लेकिन वो एक डिजीज नहीं है। वो डिजीज का एक क्या है? साइन है, एक सिम्टम है। तो उसे क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। वो डिजीज नहीं है, एक क्या है? साइन है। और डिजीज का मतलब होता है कोई बीमारी, है ना। कोई भी बीमारी के कारण क्या आता है? उसके साइन दिखते हैं, चिन्ह। साइन का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह है ये साइन सिम्टम। साइन सिम्टम बोलते हैं ना अपन। कोई डिजीज होती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? साइन के तौर पे क्या होते हैं? फीवर आ जाता है। तो बॉडी में, जब बॉडी में डिजीज उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना,
जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज उत्पन्न करने वाले जैसे बैक्टीरिया वायरस इंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं अंदर, तो क्या होती है, बॉडी सुरक्षात्मक क्रिया के रूप में क्या करती है, सुरक्षात्मक क्रिया के रूप में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या है, फीवर आ जाता है। तो ये कोई डिजीज नहीं है, ये डिजीज का क्या है, एक साइन है, जिससे पता लग जाता है बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई ना कोई बीमारी होने वाली है, तो इससे अपन को पता लगा सकते हैं। तो ये डिजीज क्या है, डिजीज के कारण ये फीवर एक साइन है जो क्या इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉज ऑफ फीवर। कॉज ऑफ फीवर क्या होता है, फीवर के कारण, किस वजह से फीवर आ सकता है, कॉज ऑफ फीवर। कॉज ऑफ फीवर, फीवर का मतलब हो गया कॉज ऑफ फीवर, यानी बुखार के कारण, हिंदी में है मीन्स बुखार के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं बुखार आने के, तो सबसे पहला कारण है आपका, सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन इन द बॉडी। जैसे ही कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, यानी कोई बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा या फंगस के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण क्या आ सकता है, फीवर आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, टाइफाइड या निमोनिया हो गया, या ऐसी बीमारी जैसे में ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस का मतलब है ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन, और ओटाइटिस मीडिया हो गया, मिडल ईयर इन्फेक्शन है ना, और मेनिंजाइटिस, मेनिंजस लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, ऐसी बीमारियों के कारण जिसमें बैक्टीरियल या वायरस के इन्फेक्शन से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये एक कारण हो गया। आफ्टर वैक्सीनेशन, जब भी हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन टीका लगवाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, फीवर आ जाता है ना, फीवर आ जाता है। वैक्सीन के बाद में क्या हो सकता है, फीवर आ जाता है। तो वैक्सीन के कारण हो सकता है, इंजरी के कारण, तो सेकंड था वैक्सीनेशन के कारण, थर्ड है इंजरी के कारण। इंजरी, जब भी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है ना, बॉडी में जब बॉडी पार्ट पे कहीं पे इंजरी होती है, बॉडी पार्ट पर कहीं पे इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है। तो ये भी एक कारण है। अगर बॉडी में कैंसर हो गया ना, कैंसर मैलिग्नेंट सेल होती है और बिनाइन सेल होती है, तो कैंसर, बॉडी में कैंसर सेल के डेवलपमेंट के कारण भी क्या होता है, फीवर आ सकता है। उसके बाद में सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक क्या होता है, सन स्ट्रोक होता है ज्यादा धूप में रहने से क्या लग जाती है, लू लग जाती है, इसके कारण भी क्या होता है, ज्यादा धूप में रहने से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में कोई एलर्जी, एलर्जी रिएक्शन, छठा पॉइंट है एलर्जी रिएक्शन। अगर बॉडी में कोई भी एलर्जी रिएक्शन होती है ना, एलर्जी रिएक्शन, कोई भी एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी ड्रग्स से हो गई, ड्रग्स है ना, ड्रग्स से हो गई या फूड एलर्जी हो गई, तो उसके कारण क्या रहता है, उसके कारण भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद में 7 पॉइंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। इसके कारण क्या हो सकता है, डायरिया या वोमिटिंग के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। इसके कारण भी क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट है टीथ इरप्शन, मतलब दांत का टूट जाना, मतलब बच्चों के दांत निकलते हैं, दांत टूट जाते हैं, उसके कारण भी क्या रहता है, फीवर आ सकता है। दांतों के टूटने से, निकलने से, बच्चों के, छोटे बच्चे होते हैं उनके जब दांत इरिप्ट होते हैं ना, टूटते हैं और या फिर निकलते हैं, तो भी क्या होता है, फीवर आ सकता है। तो ये कंडीशन थी जब क्या है, टीथ का मतलब है दांत और इरेप्शन का मतलब है दांत का निकलना ना, टूटना, इनके कारण भी क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है। तो ये मोस्ट ऑफ चीजें हैं जिनके कारण क्या है, फीवर आ सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट 2 चीज और है। ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उनके कारण भी क्या रह सकता है, फीवर आ सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उनके कारण भी
फीवर आ सकता है ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स है ना, कोई भी ड्रग्स टेबलेट या कुछ ड्रग्स है, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी, उसके गलत प्रभाव के कारण भी उसके क्या हो सकते हैं, फीवर आ सकता है। तो ये मेन रीजन थे। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये तो हो गए फीवर के कारण। अब है फीवर के साइन एंड सिम्टम। फीवर के साइन एंड सिम्टम फीवर साइन सिम्टम क्या होता है? साइन का मतलब होता है चिन्ह और सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। एंड लक्षण किसके? बुखार के। फीवर के साइन एंड सिम्टम यानी चिन्ह एवं लक्षण। बुखार के क्या लक्षण होते हैं? जब फीवर आ जाता है तो बॉडी के अंदर क्या सिम्टम नजर आते हैं ना, क्या सिम्टम नजर आते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? चिन्ह और लक्षण बोल सकते हैं। तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर सबसे पहला सिम्टम है। जब बॉडी के अंदर फीवर आता है तो फीवर आएगा तो कैसे पता चलेगा? जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके कारण ही पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको पता चल जाएगा फीवर आ गया है ना। तो उसके कारण आपको पता चल जाएगा कि फीवर आ गया है। तो ये एक रीजन हो गया फीवर आने का। दूसरा रीजन क्या है? इंक्रीज पल्स रेट। उसके अंदर क्या हो सकता है साइन सिम्टम में? पहला, जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे पता चल जाएगा कि फीवर है, ये साइन लक्षण दिखाई देगा। उसके बाद में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण क्या हो सकती है? पल्स रेट भी बढ़ जाती है, यानी पल्स भी इंक्रीज हो जाती है। पल्स के इंक्रीज होने को क्या बोल सकते हैं अपन? पल्स के इंक्रीज होने को बोलते हैं अपन टेकीकार्डिया ना, टेकीकार्डिया बोलते हैं। पल्स के इंक्रीज होने को अपन बोलते हैं टेकीकार्डिया। पल्स के इंक्रीज होने को अपन बोलते हैं टेकीकार्डिया, यानी पल्स का इंक्रीज हो जाना। ठीक है। उसके बाद में पल्स का इंक्रीज हो जाना, टेकीकार्डिया, और रेस्पिरेशन का ज्यादा हो जाना, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? रेस्पिरेशन का ज्यादा हो जाना उसको बोल सकते हैं अपन रेस्पिरेशन का ज्यादा हो जाना उसको बोल सकते हैं अपन टेकीपीनिया, है ना। टेकीपीनिया और टेकीकार्डिया, ये दो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो सकता है? पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। साइन सिम्टम में पहला बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद में क्या है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है, टेकीकार्डिया, पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है, और रेस्पिरेशन बढ़ जाता है ना, सांस लेने की क्रिया बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, सांस लेने की क्रिया बढ़ जाती है ना। रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेने की क्रिया, या पल्स रेट का मतलब है नाड़ी, यानी जो आपकी पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन सांस लेने की क्रिया बढ़ जाएगी। और फीवर के अंदर क्या हो जाएगा? ड्राई माउथ, माउथ क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, ड्राई माउथ, है ना। का मतलब होता है हिंदी में श्वसन दर का बढ़ना, और इसका मतलब होता है नाड़ी का बढ़ना, है ना। उसके बाद में ड्राई माउथ, यानी माउथ क्या हो जाता है? ड्राई, यानी सूखा हो जाता है माउथ। उसके बाद में होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब अत्यधिक प्यास लगना। एक्सेसिव थ्रस्ट का मतलब है अत्यधिक प्यास लगना, यानी उसके अंदर क्या लगती है? प्यास बहुत ज्यादा लगती है। फीवर आने के कारण क्या है? प्यास बहुत लगती है, स्वेटिंग आता है ना, पसीना आना। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आपका यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? फीवर आने के कारण कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट यानी यूरिन, मूत्र मात्रा क्या हो जाएगी? यूरिन का मतलब होता है मूत्र, यानी यूरिन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, है ना। और बॉडी एक यानी बदन दर्द, और जॉइंट पेन, यानी जॉइंट पेन होगा, जोड़ों का दर्द होगा। या फिर एनोरेक्सिया, यानी एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है?
एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख में कमी, भूख नहीं लगना। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना ना। के बाद में एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया के बाद में है आपका, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना। और नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग, वोमिटिंग का जैसा होगा और जी घबराना, नोजिया ऐसी फीलिंग्स आएगी फीवर आने के बाद में। नोजिया का मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मितली आना ना, मितली हिंदी में जी मतलाना या मितली। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, ठीक है, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी। और रेस्टलेसनेस, उसके अंदर क्या सिम्टम आ जाएंगे, रेस्टलेसनेस का भी सिम्टम हो जाएगा। मतलब रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी हो जाना ना, बेचैनी। उसके बाद में फैटिक का मतलब होता है थकान, फीवर आने के कारण थकान हो जाएगी। राइगर का मतलब होता है कंपकंपी आना, कंपकंपी। राइगर का मतलब होता है कंपकंपी आना, कंपकंपी आना, ठीक है। राइगर का मतलब होता है कंपकंपी आना। और कन्वर्जन मतलब दौरे आना। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके कारण क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकते हैं, है ना। बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया है तो उसके कारण क्या आ सकता है, कन्वर्जन के कारण, आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या से कन्वर्जन आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, है ना। कन्वर्जन, कन्वर्जन को भी बोलते हैं दौरे आना, कन्वर्जन, या फिर मिर्गी, एपिलेप्सी, ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है। तो ये है मोस्ट ऑफ द सिम्टम, फीवर के कारण ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम, है ना। बॉडी एक होने लगता है, हेडेक होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, और क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एनोरेक्सिया होने लगता है, फैटिक हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है। तो ये मोस्ट ऑफ द सिम्टम आपको फीवर के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी नेक्स्ट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अभी नेक्स्ट, फेज ऑफ फीवर, फेज ऑफ फीवर, नेक्स्ट है फेज ऑफ फीवर। फेज ऑफ फीवर मतलब बुखार की अवस्थाएं, बुखार की अवस्थाएं या फिर बोल सकते हैं अपन चरण, ठीक है, बुखार की अवस्थाएं या चरण। इसके अंदर पहला है ऑनसेट ऑफ फीवर। ऑनसेट ऑफ फीवर का मतलब हो गया है फीवर के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें फीवर होने या बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्टार्ट होता है। मतलब ये ऑनसेट ऑफ फीवर है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, फीवर होने, मतलब फीवर होना क्या हो गया, मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्टार्ट होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, ऑनसेट ऑफ फीवर बोल सकते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उसको आप बोल सकते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी प्रारंभिक स्टेज, जिसके अंदर क्या हो सकता है, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है, सेकंड है फास्टिजियम। फास्टिजियम का मतलब है वह पीरियड जिसमें फीवर इंक्रीज होने के बाद में फीवर या बॉडी का टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम स्थिति में पहुंच जाता है। यानी फीवर धीरे धीरे स्टार्ट, ये तो हो गया फीवर के धीरे धीरे चढ़ने का मतलब, जैसे फीवर 90 नॉर्मल होता है 98.6 और इसके अंदर धीरे धीरे क्या हो गया 99 पे पहुंचा ना, 99 फ़ारेनहाइट पे पहुंचा, मतलब ये स्टार्टिंग फेज है, यहाँ से धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम आपका बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आके रुक गया, तो इसको बोल सकते हैं आप फास्टिजियम, फास्टिजियम बोल सकते हैं उसको। अधिकतम, इसका मतलब हो गया अधिकतम, यानी अधिकतम फीवर, अधिकतम फीवर इसको बोल सकते हैं फास्टिजियम का मतलब है अधिकतम फीवर। यहाँ यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया बॉडी का टेम्परेचर। तो ये दो फेज हो गए। उसके बाद में तीसरा फेज है, तीसरा फेज है डेक्लाइन फेज, तीसरा फेज है डेक्लाइन फेज, तीसरा फेज है डेक्लाइन फेज, यानी इसके अंदर फीवर क्या होता है, कम होने लगता है। तो ये पीरियड जिसके अंदर, जिसमें टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम स्थिति से, नॉर्मल
हो जाता है। मतलब जो फीवर मैंने बताया था, मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब फीवर पहुंच गया था, वो अब नॉर्मल, वापस नॉर्मल आ जाता है ना, नॉर्मल आ जाता है। तो नॉर्मल कितना आ जाता है, वापस 98.6 फ़ारेनहाइट के करीब आ जाता है। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल आ जाता है। ये ऐसा पीरियड है, डेक्लाइन पीरियड, थर्ड पीरियड, जिसके अंदर क्या हो सकता है, फीवर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, मैक्सिमम स्थिति से। मतलब जिस स्थिति में बढ़ा हुआ था, फास्टिज्म में एकदम हाई टेम्परेचर था, वो अब नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। अभी फोर्थ है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, क्राइसिस का मतलब होता है एकाएक उतर जाना। मतलब इसमें हाई टेम्परेचर कुछ ही घंटों में अचानक से नॉर्मल आ जाता है। जब हाई टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर करीब 103 या फिर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था, और वो एकाएक मतलब अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से क्या हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो ये नॉर्मल ट्रू क्राइसिस भी हो सकता है और फॉल्स क्राइसिस भी हो सकता है। यानी ये नॉर्मल भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। तो ये हाई टेम्परेचर कुछ ही घंटों में अचानक से नॉर्मल हो जाना क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है। तो टेम्परेचर का क्या है ना, नॉर्मल आ जाना कुछ ही घंटों में, तो क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है। तो क्राइसिस में पहला है ट्रू क्राइसिस, यानी इस तरह का क्राइसिस क्या होता है, ट्रू क्राइसिस या फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस है ना, ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होता है, ट्रू क्राइसिस के अंदर, ट्रू क्राइसिस ये पहला है ए, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। इसमें क्या है, सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर विथ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पेशेंट जनरल कंडीशन। इसके अंदर क्या है, सडन से मतलब 105 डिग्री से सडन नॉर्मल आ जाता है ना, नॉर्मल आता है कुछ ही घंटों में, नॉर्मल आता है। लेकिन उसके अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट की कंडीशन के अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब ये सही है, ट्रू है, सच्चा है ना, ये नॉर्मल हुआ है सच में, ऐसा नहीं है कि ये झूठा है। तो ये सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर विथ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पेशेंट जनरल कंडीशन, मतलब जनरल कंडीशन पेशेंट की क्या है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा और टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये होता है ट्रू क्राइसिस। अब एक होता है फॉल्स क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस। क्या होता है, फॉल्स क्राइसिस। तो फॉल्स क्राइसिस का मतलब है, तो बी टाइप का था एक फॉल्स क्राइसिस। इसके अंदर सडन रिटर्न टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, मतलब इसमें हाई टेम्परेचर से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होगा, यानी पेशेंट की कंडीशन वैसी ही रहेगी, कोई सुधार नहीं आएगा। तो ये मतलब ये झूठा है, फॉल्स है ना, फॉल्स क्राइसिस है। इसके अंदर टेम्परेचर तो नॉर्मल आ जाता है, मतलब टेम्परेचर अभी दिखा रहा था 105 डिग्री और कुछ ही घंटों में वो नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है ना। लेकिन क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आता। पेशेंट की कंडीशन में अगर सुधार नहीं आता तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन, उसको अपन बोल सकते हैं सडन, क्या बोल सकते हैं, फॉल्स क्राइसिस बोल सकते हैं। ये एक झूठा क्राइसिस है या फॉल्स क्राइसिस है, ठीक है। तो अपन उसको फॉल्स क्राइसिस या झूठा क्राइसिस बोल सकते हैं। तो क्राइसिस दो टाइप के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्राइसिस, दो टाइप के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्राइसिस। ट्रू एंड फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। अब है आपके फीवर। फीवर कैसे हैं, फीवर के टाइप क्या होते हैं वो हम बताएंगे। फीवर के टाइप क्या होते हैं, फीवर कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है इनवर्स फीवर। सबसे पहला टाइप का होता है फीवर के टाइप, यानी कितने प्रकार के फीवर होते हैं। इनवर्स फीवर का मतलब होता है विलोम, इनवर्स का मतलब होता है विलोम यानी उल्टा। इनवर्स फीवर, इसमें क्या है, जनरली मॉर्निंग टाइम का बॉडी टेम्परेचर कम होता है और इवनिंग के टेम्परेचर क्या जनरली क्या रहता है, मॉर्निंग टाइम का बॉडी टेम्परेचर कम और इवनिंग का टेम्परेचर अधिक होता है। जनरली अपन जैसे नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर क्या रहेगा,
मॉर्निंग टाइम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और इवनिंग टाइम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। बट इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, उल्टा रहता है। बट इस कंडीशन, इस प्रकार के फीवर में क्या रहेगा, मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और इवनिंग का टेम्परेचर कम रहेगा। तो इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं अपन, इनवर्स फीवर कहते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे अपन सुबह चेक किया ना, 8 AM चेक किया, तब तो बॉडी का टेम्परेचर आया, बॉडी का टेम्परेचर कितना आया, इस प्रकार फीवर में बॉडी का टेम्परेचर अधिक आता है ना, मॉर्निंग का टेम्परेचर अधिक आता है। जैसे मॉर्निंग का टेम्परेचर आ गया था आपके 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इवनिंग 8 PM में आया आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना आ गया, कम आ गया, मतलब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो इसके अंदर क्या हो गया, मॉर्निंग में ज़्यादा आता है और इवनिंग में कम आता है। तो इस टाइप के फीवर को क्या बोलते हैं, इनवर्स फीवर। लेकिन बॉडी में जनरली क्या रहता है, जनरली क्या रहता है कि मॉर्निंग का टेम्परेचर कम होता है और इवनिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ में भी ऐसे देखने को मिलेगा ना, इवनिंग में कम हो जाएगा, मॉर्निंग में ऐसे ज़्यादा होगा, इवनिंग में कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का हो गया इनवर्स फीवर, को बोलते हैं अपन इनवर्स फीवर। अब है सेकेंड टाइप का, सेकेंड टाइप है इरेगुलर फीवर। सेकेंड टाइप का फीवर होता है इरेगुलर फीवर। ये अनियमित फीवर है ना, अनियमित फीवर है। अनियमित फीवर है। इसके अंदर क्या रहता है, इरेगुलर, जब फीवर के चढ़ने और उतरने, फीवर को चढ़ने और उतरने और टेम्परेचर को किसी निश्चित प्रकार या श्रेणी में नहीं रखा जाता, तो उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर फीवर कहते हैं। यानी फीवर कभी चढ़ता है कभी उतरता है, ये निश्चित प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं रहता है ना, कोई निश्चित प्रकार नहीं है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, तो वो अनियमित है, इरेगुलर फीवर है। कभी फीवर हो जाता है कभी उतर जाता है, कभी हो जाता है कभी उतर जाता है। तो ये एक चढ़ने और उतरने, यानी कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ये इरेगुलर फीवर है। तो इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं अपन, अनियमित फीवर कहते हैं, इरेगुलर फीवर कहते हैं। उसको किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है ना। अभी थर्ड टाइप का फीवर है, थर्ड टाइप का फीवर है आपका इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, इस टाइप का फीवर सविरामी फीवर बोलते हैं इसको हिंदी में, सविरामी फीवर। इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं अपन, सविरामी फीवर, सविरामी फीवर ना। इस टाइप के फीवर को अपन इंटरमीडिएट, इसमें फीवर चढ़ता है, ठीक है, फीवर चढ़ता है और एक निश्चित टाइम के बाद उतर जाता है। यानी फीवर चढ़ता है लेकिन एक कुछ टाइम के बाद में क्या रहता है, एक निश्चित टाइम के बाद में फीवर उतर जाता है। फीवर के फिर से आने की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल से होती है, तो इसे फीवर बैक एट ए रेगुलर इंटरवल, ये हर एक रेगुलर इंटरवल में ये फीवर आता है ना, सविरामी फीवर। यानी फीवर चढ़ता है और एक निश्चित टाइम के बाद में उतर जाता है, फिर फीवर चढ़ता है। जैसे फीवर चढ़ा है ना, फीवर 8 बजे चढ़ा और उसके बाद में 2 घंटे के बाद में क्या हो गया फीवर, या फिर 4 घंटे के बाद में क्या 8 AM फीवर चढ़ा, और उसके बाद में 4 घंटे मतलब 12 बजे के करीब वापस फीवर उतर गया है ना, 12 बजे के करीब या 10 बजे के करीब, 12 बजे के करीब मान लो फीवर उतर गया। यानी एक टाइम पे चढ़ता है और एक निश्चित टाइम के बाद में उतर जाता है। फिर ये 2 बजे फीवर चढ़ जाता है ना, और उसके बाद में 6 बजे के करीब वापस उतर जाता है। तो एक निश्चित टाइम यानी 4-4 घंटे या फिर ऐसा कुछ मान लो कि एक रेगुलर टाइम के अंदर, इंटरवल के अंदर फीवर चढ़ता है और उतर जाता है, तो उसको बोलते हैं सविरामी फीवर या इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं अपन, सविरामी फीवर और इंटरमिटेंट फीवर। अभी चौथा है रिमिटेड फीवर। चौथा फीवर है आपके रिमिटेड फीवर, रिमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर। इस टाइप के फीवर में पेशेंट के मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर में 2 डिग्री से अधिक का डिफरेंस रहता है, बट टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। यानी इस टाइप को अपन अल्प विरामी बोल सकते हैं, इसको
विरामी बोलते थे, और इसको बोल सकते हैं अपन अल्प विरामी, हिंदी में इसको अल्प विरामी बोलते हैं। रिमिटेंट फीवर, इस टाइप के फीवर में क्या रहता है, इस टाइप के फीवर में पेशेंट के मॉर्निंग एंड इवनिंग, है ना, सुबह और शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री से अधिक, यानी मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री से अधिक डिफरेंस रहता है, बट टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। जब मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, 2 डिग्री का डिफरेंस रहता है, बट टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। जैसे जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में टेम्परेचर चेक किया तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और इवनिंग में चेक किया, इवनिंग में वापस चेक किया तो उसका डिफरेंस 2 डिग्री से अधिक, है ना। तो ये इसका फीवर कितना आया, 99 आ गया। तो ये नॉर्मल नहीं आया, लेकिन इसके अंदर 2 डिग्री से अधिक का क्या है, डिफरेंस आ गया, मतलब 99 हो गया, यानी 3 डिग्री का डिफरेंस आ गया, मतलब 2 डिग्री से अधिक का डिफरेंस आ गया। तो मॉर्निंग में अलग था, ये मॉर्निंग का समझ लो, और ये इवनिंग का समझ लो, है ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री से अधिक का डिफरेंस आ जाए, उसको रिमिटेड फीवर कहते हैं, अल्प विरामी फीवर कहते हैं। तो इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं आप, रिमिटेंट फीवर कह सकते हैं। अब है हैप्टिक फीवर, 5वां टाइप का है हैप्टिक फीवर। इसको बोलते हैं अपन हैप्टिक फीवर। व्हेन देयर इज एक्सट्रीम डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द फीवर, इट इज कॉल्ड हैप्टिक फीवर। मतलब हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट के अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, अत्यधिक अंतर रहता है ना। हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट में क्या, लोवेस्ट पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, एक्सट्रीम डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, हैप्टिक फीवर कहते हैं। जैसे हैप्टिक फीवर के अंदर हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट बढ़ गया टेम्परेचर आपका 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोएस्ट पॉइंट कितना था 99, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसके अंदर क्या, उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट के अंदर डिफरेंस अंतर ज़्यादा हो तो उसको हैप्टिक फीवर कहते हैं। इस टाइप के फीवर को क्या कहते हैं, हैप्टिक फीवर कहते हैं, जब हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट के अंदर डिफरेंस ज़्यादा हो। अब है कंसेंट फीवर, है ना, इस टाइप का फीवर कंसेंट फीवर और स्थिर फीवर भी कहते हैं, इसको स्थिर फीवर कहते हैं, स्थिर फीवर। ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस रहता है ना, कंटेंस कॉन्टेंस कॉन्सटेंट फीवर, कॉन्सटेंट फीवर। इस टाइप का फीवर क्या रहता है, द फीवर इन विच द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज मिनिमम, यानी टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो मिनिमम रहेगा। कंस्टेंट फीवर, इस टाइप के फीवर में क्या रहता है, यह फीवर जिसमें तापक्रम क्या है, अंतर कम से कम हो, और वो 24 घंटे में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन 1 डिग्री से ज़्यादा न हो, परंतु हमेशा नॉर्मल से ऊपर रहे, है ना। द डिफरेंस विच द फीवर इन विच डिफरेंस इन टेम्परेचर इज मिनिमम, यानी कम हो, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम हो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज मिनिमम यानी कम हो, और 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन शुड नॉट एक्सेंड 1 डिग्री, और 24 घंटे के अंदर क्या 1 डिग्री से ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, और टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहे, है ना। नॉर्मल से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है हमेशा, 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो। 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन क्या रहता है, 24 घंटे में, ये 24 घंटे, ठीक है, टेम्परेचर नॉट बी 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा ना, 24 घंटे के अंदर 1 डिग्री के अंदर ज़्यादा ना हो, बट रिमेन द अबव नॉर्मल, यानी टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा ही रहेगा, जैसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा, और उसके अंदर फ्लक्चुएशन है ना वो 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कभी 100 डिग्री और कभी 99 डिग्री, 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा इस टाइप का फीवर रहेगा ना। तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फीवर को कह सकते हैं
कंस्टेंट फीवर कह सकते हैं, उसको स्थिर फीवर कह सकते हैं, जो एक जगह स्थिर हो गया, मतलब 1 डिग्री का ही डिफरेंस फ्लक्चुएशन हो, तो इस टाइप की फीवर को अपन क्या कह सकते हैं, कंस्टेंट फीवर, स्थिर फीवर कह सकते हैं। उसके बाद में है रिलैप्सिंग फीवर, 7वां नंबर है रिलैप्सिंग फीवर। इस टाइप का फीवर क्या है, रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर उसे कहते हैं रिमेनिंग नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 1 or 2 day आफ्टर पीरियड ऑफ फीवर फॉर सम टाइम इज कॉल्ड रिलैप्सिंग फीवर। यानी कुछ समय तक बुखार रहने के बाद में 1 या 2 दिन तक सामान्य तापक्रम बने रहना ही पुनरावृत्ति फीवर कहलाता है। यानी ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पुनरावृत्ति फीवर। मतलब इसमें कुछ समय तक बुखार रहने के बाद में 1 या 2 दिन तक सामान्य टेम्परेचर बने रहने को, है ना, 1-2 दिन टेम्परेचर रहता है, उसके बाद में क्या होता है, नॉर्मल आ जाता है और फिर फीवर आ जाता है, तो ये पुनरावृत्ति फीवर कहते हैं। कुछ समय तक बुखार रहने के बाद में 1 या 2 दिन, यानी बुखार रहने के बाद में फिर वो क्या नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, 1 दिन फीवर रहता है और या 2 दिन रहता है, उसके बाद में नॉर्मल आ जाता है, तो इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं अपन, रिलैप्सिंग फीवर बोल सकते हैं। यानी रिमेनिंग नॉर्मल डेज क्या रहेगा, 1 or 2 days आफ्टर पीरियड ऑफ फीवर सम टाइम इज कॉल्ड रिलैप्सिंग फीवर। उसके बाद में नेक्स्ट है राइगर। राइगर किसे कहते हैं, राइगर का मतलब होता है कंपकंपी आना, मतलब कंपकंपाना, है ना। इसके अंदर क्या लगता है, सर्दी लगती है ना, पेशेंट को क्या लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है, तो इस टाइप के फीवर को क्या बोल सकते हैं अपन, इस टाइप के फीवर को अपन बोल सकते हैं राइगर, है ना। वेन फीवर इज राइज, फीवर क्या हो सकता है, बढ़ जाता है बहुत, और द पेशेंट फील एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा उसको क्या लगती है, सर्दी लग जाती है, विच कॉज सीवरिंग, उसको क्या सीवरिंग हो जाता है ना, शरीर कंपकंपाने लग जाता है, एंड फीवर इज इंक्रीज टू हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया किसे कहते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं, हाइपर पायरेक्सिया बोल सकते हैं, तो हाइपर पायरेक्सिया बोल सकते हैं। तो फीवर के कारण आपको पता है क्या हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है। तो ये कंपकंपी के कारण यानी राइगर के कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है पेशेंट को, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण क्या होता है, सीवरिंग हो जाती है और उस कंडीशन को हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। और हाइपर पायरेक्सिया का मतलब है टेम्परेचर का क्या 105 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाना हाइपर पायरेक्सिया कहलाता है। टेम्परेचर का 105 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाना हाइपर पायरेक्सिया कहलाता है। जब क्या होता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है तो पल्स वगैरह भी बढ़ती है और रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, तो पल्स बढ़ने को क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया, और पल्स बढ़ने को क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया, और रेस्पिरेशन बढ़ने को क्या कहते हैं, टेकीपीनिया। अब पेशेंट की केयर कैसे करते हैं, अब केयर पेशेंट विथ फीवर, है ना, फीवर के पेशेंट की क्या केयर करनी चाहिए, पेशेंट का टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। कोल्ड स्पंजिंग क्या होती है, ठंडे पानी से कपड़े को, नॉर्मल ठंडा पानी हो थोड़ा सा, उससे क्या स्पंजिंग करनी चाहिए, पेशेंट को पहुंचना चाहिए ठंडे पानी से, या फिर ठंडे पानी से स्नान करा सकते हैं, थोड़ा ठंडे पानी से पेशेंट को स्नान करा सकते हैं। आइस बैग पेशेंट को अगर ज़्यादा फीवर है तो आइस बैग लगा सकते हैं कम करने के लिए, कोल्ड एनिमा दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं जिनसे क्या है बॉडी का टेम्परेचर कम किया जा सकता है, कोल्ड स्पंजिंग के द्वारा, कोल्ड बाथ के द्वारा, आइस बैग के द्वारा, यानी ठंडा पानी का बैग से सेक करने से, या कोल्ड एनिमा, एनिमा रेक्टम के थ्रू ठंडा एनिमा दिया जाता है ना, कोल्ड एनिमा दिया जाता है, रेक्टम के थ्रू ठंडे पानी का एनिमा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड एनिमा आदि का यूज करके पेशेंट का क्या टेम्परेचर कम किया जा सकता है। यानी कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड बाथ और टेम्परेचर देके अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। उसके बाद में मेथड बाय विच द टेम्परेचर इज टेकन लाइक माउथ एक्सिला रेक्टम मस्ट बी राइट इन द चार्ट। अगर आप जिस
मेथड से आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो, ठीक है, जिस मेथड से आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो उस मेथड से उसको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे 3 मेथड होती है ना, माउस से चेक करते हैं, एक्जिला से चेक करते हैं, रेक्टम से चेक करते हैं। तो टेम्परेचर अगर माउस से चेक करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, एक्जिला से करते हैं तो 97.6 फ़ारेनहाइट आता है, और रेक्टम से करते हैं तो 99.6 फ़ारेनहाइट आता है। यानी एक्जिला से एक कम आता है, रेक्टम से एक ज़्यादा आता है, ओरल से 98.6 आता है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आपको चार्ट में मेंशन करना है ना, किस मेथड से आप चेक कर रहे हो, रेक्टम से कर रहे हो, एक्जिला से कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो आपको मेंशन करना है, जिससे क्या है रीडिंग में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में ड्यू टू इंक्रीज इन हीट इन फीवर द पेशेंट नीड मोर कैलोरी, है ना। अगर पेशेंट को हीट लॉस हो रही है तो उसको मोर कैलोरी, ज़्यादा कैलोरी की जरूरत है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट, है ना, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, इजीली डाइजेस्टेबल डाइट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। ऐसी डाइट देनी चाहिए जो पेशेंट इजीली डाइजेस्ट कर जा सके, है ना। कुछ मीठे पदार्थ दे सकते हैं, लिक्विड डाइट दे सकते हैं, कैलोरी फूड, ऐसे मोर कैलोरी फूड देने चाहिए, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड देने चाहिए, जिसके अंदर फैट लो हो। ऐसे फूड देने चाहिए जिसके अंदर फैट क्या हो, लो हो, और इजीली डाइजेस्ट हो सके। ऐसे फूड देने चाहिए ऐसे पेशेंट को जिनको क्या है इजीली डाइजेस्ट हो सके। फीवर वाले पेशेंट को ऐसे फूड देने चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद में है लिक्विड और सॉफ्ट डाइट, है ना। लिक्विड और सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए पेशेंट को। क्या देनी चाहिए, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट देनी चाहिए और सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए। इज चूज टू गिव पेशेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, है ना, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है पेशेंट को, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना है कि वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो हमेशा लिक्विड और सॉफ्ट डाइट देनी है, और पेशेंट को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार में दे सकते हैं, फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं, जिससे क्या है आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है पेशेंट को। लिक्विड और सॉफ्ट डाइट चूज टू पेशेंट गिवन पेशेंट इन स्मॉल क्वांटिटी बट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड शुड बी प्रोवाइड इन द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को क्या है, अगर जिसको फीवर हो उसको क्लीन बेड देना चाहिए और कंफर्टेबल बेड जिसमें वो आराम से कंफर्टेबल रह सके, शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट। एंड ही शुड वेयर लूज कॉटन क्लॉथ, है ना, जो कपड़े हैं कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन के कपड़े होने चाहिए और वो लूज होने चाहिए, टाइट वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो शुड गिव बी बिकॉज कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट, है ना। कॉटन क्लॉथ क्या होते हैं, पसीने को सोख लेते हैं, इसलिए कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह देने चाहिए, कॉटन के कपड़े देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोवाइड बेड पान और यूरिनल, बेड पेन और यूरिनल, है ना। बेड पेन और यूरिनल पेशेंट को क्या देने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए, बेड पेन और यूरिनल। यानी अगर पेशेंट ऐसा हो जो बाथरूम नहीं जा सकता, बाथरूम जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको यूरिन पास करने के लिए बेड पे ही यूरिनल देना चाहिए, जहाँ पे बेड पे पास कर सके। बेड पेन देना चाहिए, बेड पेन भी यूरिन पास करने के लिए ऐसे इक्विपमेंट है जहाँ पे बेड पे ही आप यूरिन पास वगैरह कर सकते हो। तो पेशेंट को जो बाथरूम वगैरह नहीं जा सकते उनको यूरिनल वगैरह बेड पेन देने चाहिए, ठीक है, बेड पे ही, तो पेशेंट बाथरूम नहीं जा सकते। उसके बाद में है डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन इन केस ऑफ हाइपरक्सिया। कभी भी पेशेंट को, अगर पेशेंट का टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपरक्सिया में मैंने बताया था टेम्परेचर कितना हो जाता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं। तो पेशेंट को कभी भी अलोन मतलब अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब पेशेंट के अंदर हाइपरक्सिया जैसी कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा फीवर हो, तो पेशेंट क्या कन्वर्जन आने की वजह से पेशेंट बेड से गिर सकता है और अदर चोट्स लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो पेशेंट को अलग नहीं देना, अलग नहीं, अलोन नहीं छोड़ना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी गिवन टू द पेशेंट, है ना। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यानी प्लेन फ्लूइड देना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना चाहिए पेशेंट को। तरल पदार्थ, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का मतलब है तरल पदार्थ, है ना, तरल पदार्थ शुड बी गिवन टू द पेशेंट जो क्या इजीली डाइजेस्ट हो सके।
इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है निर्जलीकरण, जब पानी की कमी आ जाती है ना, पानी की कमी आ जाती है, फ्लूइड की कमी आ जाती है, फ्लूइड की कमी आ जाती है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो उसके कारण अगर पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो उसको आईवी फ्लूइड देना चाहिए, है ना, आईवी फ्लूइड ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे आरएल एनएस है ना, नॉर्मल सलाइन, आरएल, लिरिंगल लैक्टेज या एनएस या डेक्सोज, डीएनएस, जो भी डॉक्टर डिसाइड करता है आप उसको दे सकते हो। तो आरएल एनएस मोस्टली आरएल दी जाती है पेशेंटों के अंदर। इसके अंदर क्या है, सोडियम पोटेशियम सब रहता है। इसके अंदर नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम रहता है, डीएनएस के अंदर डेक्सोज वगैरह रहता है। तो पेशेंट के डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो तो उसको आईवी फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं। ओरल हाइजीन ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन ऑफ केयर, है ना, उसकी ओरल हाइजीन है ना, माउथ केयर, ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, माउथ केयर करनी चाहिए पेशेंट को। अगर माउथ केयर करोगे तो वो पेशेंट अच्छे से खाना खा पाएगा और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ओरल केयर के बाद में फ्रूट जूस शुड बी गिवन, फ्रूट जूस दे सकते हो पेशेंट को। पेशेंट अगर फीवर की कंडीशन है तो उसको फ्रूट जूस वगैरह दे सकते हो, फ्रूट शुड बी गिवन टू द पेशेंट, है ना, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस फलों के रस, है ना, फ्रूट जूस शुड बी गिवन, पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को क्या है, फीवर की कंडीशन में एंटी पायरेटिक, जो फीवर को कम कर देती है, एंटी पायरेटिक मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो फीवर को क्या कर देती है, कम कर देती है। एंटी पायरेटिक मेडिसिन कौन सी होती है, पीसीएम, है ना, पैरासीटामोल टैबलेट होती है, 500 mg की आती है। और अदर कंपनी में जैसे डोलो 650 आती है ना। तो ये बहुत सारी फीवर की टैबलेट्स आती है जो क्या है, फीवर को कम कर देती है। एंटीपायरेटिक टैबलेटें देनी चाहिए जिससे फीवर कम हो जाता है। एंटीबायोटिक्स, है ना, डॉक्टर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स और दे सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, और अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीवायरल देते हैं, और वायरल, और अगर बैक्टीरियल हुआ है तो एंटीबायोटिक देते हैं ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये मेडिसिन क्या है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग शुड बी गिवन एज पर द डॉक्टर ऑर्डर, ना, डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको फीवर कम करने के लिए टैबलेटें देनी है, जिससे पेशेंट का क्या हो जाए, फीवर कम हो जाए, ठीक है, जिससे पेशेंट का क्या हो जाता है, फीवर कम हो जाए। उसके बाद में है ये ट्रीटमेंट में मैंने बता दिया। ट्रीटमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं आप, पेशेंट का फीवर कम करने के लिए कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड बाथ वगैरह करके फीवर का कम कर सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को हमेशा लूज क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ पिलाने चाहिए, लूज कपड़े होने चाहिए। पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, शांत इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल बेड देना चाहिए जहाँ पे लाइट वगैरह ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे पेशेंट को, ज़्यादा नॉइज़ वाला एरिया नहीं होना चाहिए। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। फीवर कम करने के लिए स्पंजिंग वगैरह कर सकते हैं बार बार में। एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और ऐसी डाइट देनी चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, है ना, जिसके अंदर लो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो ऐसी डाइट देनी चाहिए। लिक्विड देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना चाहिए जिससे पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना जाए। और अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन लगे तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, एनएस, आरएल, ऐसे आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। उसके बाद में केयर ऑफ पेशेंट विथ राइगर, केयर ऑफ पेशेंट विथ राइगर, अगर पेशेंट को राइगर है, पेशेंट को क्या है, राइगर है ना, पेशेंट को राइगर है, पेशेंट को राइगर है, राइगर का मतलब होता है कंपकंपी आना ना। अगर पेशेंट को राइगर है, पेशेंट को राइगर है तो क्या कर सकते हैं आप, पेशेंट की कैसे केयर करनी है, तो 3 स्टेज होती है ना। सबसे पहली स्टेज होती है कोल्ड स्टेज, फिर होती है हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या आता है, पेशेंट को सर्दी लगती है, हॉट स्टेज में पेशेंट को गर्मी लगती है, और स्वेटिंग में पसीना आता है। तो सबसे पहली स्टेज है कोल्ड स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड स्टेज के अंदर इस स्टेज में पेशेंट को बहुत तेज क्या लगती है, सर्दी लगती है। मैंने बताया था कोल्ड स्टेज, इसके नाम से ही पता लग रहा है कोल्ड है ना, सर्दी लगना। पेशेंट को क्या लगती है, सर्दी लगने लग जाती है, पेशेंट को सर्दी लगती है, बहुत तेज सर्दी लगने लगती है। उसके बाद में सर्दी की वजह से क्या है, राइगर आने की लगता है। राइगर मतलब कम आने लगता है, शिवरिंग आने लगती है, पेशेंट को कम कपाने लग जाता है बहुत तेज सर्दी लगने की वजह से।
साथ ही उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, हेडेक होने लगेगा, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी। वोमिटिंग का मतलब है उल्टी, है ना। पल्स रेट इंक्रीज, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, यानी टेकीकार्डिया। पल्स रेट इंक्रीज को होने को क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया। पल्स रेट इंक्रीज होने को अपन क्या वर्ड बोल सकते हैं, टेकीकार्डिया। पल्स रेट इंक्रीज होने को अपन टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो इसकी क्या हो जाती है, हेडेक होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, इंक्रीज पल्स, पल्स रेट बढ़ जाती है, आदि स्थितियां हो सकती है। जिसके कारण सर्दी लगने के कारण क्या होता है, कंपकंपाने लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है कभी कभी पेशेंट को, तो वो ऐसे धूजने लग जाता है, कंपकंपाने लग जाता है, तो वो राइगर, वो कंडीशन क्या होती है, कोल्ड स्टेज होती है। वो वाली फीवर की कोल्ड स्टेज होता है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, पेशेंट को क्या देनी चाहिए, ब्लैंकेट देनी चाहिए, है ना। इस स्थिति में पेशेंट को क्या देनी चाहिए, ब्लैंकेट। इस स्टेज में क्या करना चाहिए, पेशेंट को क्या कर देना चाहिए, ब्लैंकेट देना चाहिए, है ना। पेशेंट को क्या देना चाहिए, ब्लैंकेट देना चाहिए, ब्लैंकेट उड़ा देना चाहिए। और हॉट वाटर बैग, एक बैग आता है हॉट वाटर बैग, है ना। हॉट वाटर बैग क्या आता है, हॉट वाटर बैग, जिसमें गर्म पानी डाल के पेशेंट को सेक करने के लिए देता है, क्योंकि पेशेंट को सर्दी लग रही है तो आप उसको थोड़ी गर्मी प्रदान कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोल्ड स्टेज में पेशेंट को क्या कर सकते हो, हॉट वाटर बैग दे सकते हो, है ना। उसके बाद में सेकंड स्टेज है, इसकी सेकंड स्टेज है हॉट स्टेज, यानी गर्म स्टेज। हॉट स्टेज के अंदर क्या होता है, हॉट स्टेज, सेकंड स्टेज है हॉट स्टेज। इसमें पेशेंट का क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, और पेशेंट को क्या गर्मी लगने लगती है, जिससे पेशेंट का क्या है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना, हाई पायरेक्सिया, ना 103 डिग्री से 105 डिग्री तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। जिसमें क्या है, पेशेंट को ब्लैंकेट हटा देनी चाहिए। मैंने अब पेशेंट को क्या लगने लगी है, गर्मी लगने लगी है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिससे बॉडी गर्म हो गई है, तो बॉडी का टेम्परेचर 103 से 5 डिग्री तक हो चुका है। तो आपको क्या, अब ब्लैंकेट उड़ाने से क्या और गर्मी लगेगी, इसलिए ब्लैंकेट हटा देना चाहिए, और हॉट वाटर बैग भी हटा देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उसको कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। अब उसको हॉट वाटर बैग की जगह हटा के आपको क्या करनी चाहिए, कोल्ड स्पंजिंग, यानी जो थोड़ा सा ठंडा पानी लेके उससे स्पंजिंग करनी चाहिए। वापस फीवर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो इसके अंदर हॉट स्टेज में क्या होता है, फीवर, यानी ये फीवर की स्टेज है, इसके अंदर फीवर हो जाता है पेशेंट को, और आपको उसके अंदर क्या करना है, हॉट वाटर बैग अगर ब्लैंकेट वगैरह उड़ा रखी है तो वो हटानी है, उसको कोल्ड स्पंजिंग वगैरह करना है, फैन वगैरह चालू करना है। उससे क्या है, पेशेंट को वापस टेम्परेचर कम करने की कोशिश करनी है। और इसके अंदर लास्ट स्टेज है स्वेटिंग स्टेज, लास्ट स्टेज है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पसीना आता है ना। स्वेटिंग स्टेज, इसके अंदर क्या रहता है, पसीना आने लग जाता है, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज को ही क्या, पसीने की स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में पेशेंट को क्या, स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है ना। इसमें क्या टेम्परेचर, हॉट स्टेज में टेम्परेचर बढ़ गया था, इसके अंदर वापस टेम्परेचर कम होने लग जाता है। और कोल्ड स्पंजिंग को क्या है, अब बंद कर देना चाहिए। जब टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे तो कोल्ड स्पंजिंग नहीं करना है। और पेशेंट को क्या करना है, क्लोथ्स जो गीले हो गए हैं ना, कपड़े अगर पसीने से गीले हो गए तो उसको चेंज कर देना है, पेशेंट के कपड़े चेंज कर देना है। तो ये 3 स्टेज है जिसके अंदर क्या रहता है, पेशेंट को चेंज रहता है। तो आज का टॉपिक था फीवर। मैं एक बार वापस स्टार्ट से बता देता हूँ, फीवर क्या होता है। फीवर क्या होता है, फीवर किसे कहते हैं, फीवर के अंदर क्या रहता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, तो उसे फीवर कहते हैं। फीवर कई कारण की वजह से आ सकता है। फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है, और फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है। किसी को इंजरी लग गई है तो आ सकता है, किसी के कैंसर वगैरह हो गया, कोई डिजीज़ हो गई, चोट लग गई, तो ये फीवर आ सकते हैं। तो सिम्टम में क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम क्या हो गए, ये तो हो गए कारण। अब है सिम्टम, आपको फीवर के अंदर क्या दिखेगा, जब फीवर आएगा तो आपके अंदर लक्षण क्या दिखेंगे। तो फीवर आएगा तो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद में आपकी बॉडी एक होने लग जाएगी, आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया हो जाएगा, टेकीपीनिया हो जाएगा, यानी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। और ये आपके अंदर क्या सिम्टम देखने को लिखेंगे। और उसके अंदर फैटिक हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होने के चांसेस है, फैटिक और रेस्टलेसनेस, ऐसे सिम्टम आपको नजर आएंगे। अब आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के फीवर आते हैं, आपको फीवर को कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है,
अगर नॉर्मल फीवर है ना, फीवर आ गया तो उसको कोल्ड स्पंजिंग वगैरह करनी है, उसको लिक्विड डाइट देनी है, कैलोरी डाइट देनी है, और उसको कॉटन के क्लॉथ्स पहनाने हैं, और आपको एंटीबायोटिक एंटीवायरल डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दिया है उसको देना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है। और आपको अगर राइगर वाली कंडीशन है, राइगर का मतलब होता है कम कमी आना, तो उसके अंदर 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज के अंदर फीवर, पेशेंट को क्या है, सर्दी लगने लग जाती है, तो उसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो उसके अंदर पेशेंट को ब्लैंकेट देना है, हॉट वाटर बैग देना है। और हॉट स्टेज में क्या रहता है, फीवर क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 103 से 105 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो उसके अंदर क्या करना है, आपके टेम्परेचर को कम करने के लिए वापस आपको ब्लैंकेट वगैरह हॉट वाटर बैग हटा देना है, और आपको क्या करना है, उसको कोल्ड स्पंजिंग करनी है। हॉट स्टेज के अंदर कोल्ड स्पंजिंग करनी है फीवर कम करने के लिए। जब फीवर कम हो जाता है तो स्वेटिंग स्टेज आती है, लास्ट स्टेज है स्वेटिंग स्टेज। इसके अंदर क्या रहता है, स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या रहता है, आपके पसीना आने लग जाता है। तो पेशेंट को अगर पसीना आ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आप पसीना आएगा, उसके कारण पसीने से अगर कपड़े खराब हो गए, गीले हो गए, तो कपड़े चेंज कर देने हैं। तो ये है आज का टॉपिक फीवर। होप यू सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा के देखें, क्योंकि नेक्स्ट फंडामेंटल की क्लासेस आपके इसी चैनल पे मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।